बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग डिलाइट में खुशामदीद। मेरा नाम है साद खान और मैं हूं अरसला ताहिर। शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये प्यारा सा हसीन सा साथ जिसका नाम इवनिंग डिलाइट। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारे वीकेंड्स होता है या फिर छुट्टी का दिन होता है तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे घरों में चाय का वक्त होता है और उस चाय के वक्त को हम इंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ। और इस हसीन टाइम में अगर एक चीज़ का और एडिशन कर दिया जाए मेरा ख्याल है तो ये वक्त और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि इवनिंग डिलाइट, ये प्रोग्राम आप एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ और क्या होगा इसमें, बहुत कुछ अच्छा होगा। तफरी का सामान तो बनेगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी हम आपको फराहम करेंगे। इस वक्त साथ कोई ज़बरदस्त सी चीज़ हमसे शेयर करने वाले हैं। क्या मालूमात है, क्या हो रहा है? बहुत सारी मालूमात लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी के मुताल्लिक, दुनिया भर में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उसके मुताल्लिक वीडियोस लेकर आए हैं। ये सारी चीज़ें दिखाएंगे अपने नाजरीन को, जानेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें नई होने जा रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोबोट्स के मामले में। हम देख रहे हैं दुनिया भर में अरसला टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। वो चाहे रोबोट्स हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, वो कोई सी भी फील्ड हो, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें एडवांस होती चली जा रही है। अब रोबोट्स हम देखते हैं काफ़ी चीज़ों में मददगार साबित हो रहे हैं। वो नए नए इंजन्स बना रहे हैं गाड़ियों के, नए प्लेन्स बन रहे हैं, गाड़ियाँ पूरी तकरीबन 100% रोबोट से बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये एक वीडियो सामने लाए। वीडियो मंजर आम पर आई, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। हमने देखी कि एक किचन में रोबोट काम कर रहा है वैसे ही, और तमाम तरह खाने बना रहा है, सफाई कर रहा है, और तमाम काम जो ख़वातीन सर अंजाम देती हैं या मर्द हजरात सर अंजाम देते हैं किचन में, वो सारे काम कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। असल इससे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को तो हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। बेहतरीन, इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले हम पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो देखते हैं। जी अरसला, हमने वीडियो देखी, हमने देखा किस तरीके से हेल्प कर रहा है, पूरे किचन को संभाला हुआ है। पहले हम कहते थे कि खवातीन किचन को संभालती हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रोबोट भी अब संभालना शुरू कर दिया है, रोबोट भी, और किचन में काम करना शुरू कर दिया है। तो आप क्या कहेंगी, आप एक खातून है? मैं तो इंतहाई खुश हो गई हूँ और मेरा ख्याल है मेरे साथ साथ जितनी खवातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ भी ये प्रोग्राम अगर देख रही हैं, आई विश के देख रही हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जानकर कि ये सबसे जो है परेशानी वाला काम ही मेरा ख्याल है किचन का होता है। और वो बड़े बूढ़े कहते हैं लड़ाइयाँ ही किचन से शुरू होती हैं। तो ये इतना आसान हल हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि रोबोट बस खरीद लीजिए और ये मसाइल अपने किचन के सारे खत्म कर दीजिए। नहीं खड़ा होना आप मुझे चूल्हे के सामने। आपको बिल्कुल नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और किसी को आहिस्ता आहिस्ता ही जब टेक्नोलॉजी डिफरेंट घरों तक पहुंचती चली जाएगी तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी सुकून मैसर हो जाएगा खवातीन को। हम देखने में लेंगे खवातीन ज्यादा आराम कर रही होंगी। आजकल ऐसे तो देखने में आते हैं काफी ज्यादा इख्तिलाफ, यहाँ पर इख्तिलाफ नहीं, आराम नहीं कर रही होंगी वो, और बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, बहुत सारे और भी काम हैं। आपने बस हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि खवातीन को मंसूब कर दिया है कि किचन तो लाजमी है, चाहे आप सारा दिन कोई भी काम करें। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, काम में कमी आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं काम में जरूर कमी आ जाएगी कि अगर किचन में रोबोट काम कर रहा होगा तो काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। और हम ये भी देख सकते हैं जिस तरह रोबोट्स काफी ज्यादा बारीकी से काम करते हैं, उनको खराब काम नहीं, तो बर्तन भी काफी कम टूटने में दिखेंगे अब। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बर्तन टूटने की जो है शरह कम हो जाएगी। बिल्कुल शरह कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये सारे मजाक एक तरफ, ये सारी बातें एक तरफ, इसका एक संजीदा पहलू भी है। इसका संजीदा पहलू ये है
कि हम देख रहे हैं काफी ज्यादा रोबोट्स हर चीज में इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान अब हम देखते हैं इंजीनियर्स की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। नट टाइट जो पहले होते थे, मैकेनिक्स होते थे, उनकी जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा बिल्कुल। है। तो इससे जो सीरियस चीज सामने आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल असल हम ऐसे। देखने में आ रहा है काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई जा रहा है, क्योंकि अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स में सर्व करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा बिल्कुल रहा ऐसा ही है। है। मेडिसिन के लिए डिफरेंट दवाएं बन रही हैं, उसमें रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं किचन में भी रोबोट्स का इस्तेमाल। तो जो शेफ होते थे, जो वेटर्स होते थे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो लोग, उनकी जगह अगर रोबोट आ जाएंगे तो वो लोग किस तरफ जाएंगे? आपको नहीं लगता इससे मजीद ज्यादा गुर्बत बढ़ने लगेगी? हाँ बिल्कुल ऐसा तो है कि जाहिर है एक तरह से इंसान भी थोड़ा सा आपने जैसे बात की थी वो तो एक मैंने मजाकन कह दिया कि काम से जान छूटेगी, लेकिन ऐसा है कि जब आप बहुत सारी ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, हाथ बर्तनों में डालना, और कल नहीं मेरे ख्याल है 2 दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिसर्च पढ़ रही थी और तमाम ख़वातीन को सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो बर्तन धोने का अमल है जिसको हम समझते हैं बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफदेह है, जिसके लिए अब रोबोट आ चुका है, लेकिन उसके धोने से जितने मसाइल ख़वातीन के कम होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो रिसर्च कहाँ तक ऑथेंटिक है। आप भी कीजिएगा, मैं भी बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करूँगी, साथ आप भी जरूर कीजिएगा। मैं भी करूंगा, और आपकी बातों से ये लग रहा है आप काफी ज्यादा खुश दिखाई हाँ दे रही मैं हैं। बता आप रही इस हूँ, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैं वो रिसर्च बताना चाह रही हूँ एक्चुअली में, क्योंकि वो मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ख़वातीन बर्तन धोती हैं तो उस वक्त अगर वो खुदा ना खास्ता किसी डिप्रेशन में है, किसी दिमागी कोई मसला है उनके साथ, स्ट्रेस है, तो अगर वो बर्तन धो लें तो वो डिप्रेशन उनका दूर हो जाता है। कितनी जबरदस्त नॉलेज है। ये समझ आ रहा है अब रोबोट का डिप्रेशन कैसे जाएगा? अब ये खवातीन इससे खुश होंगी या उदास होंगी, ये हमें देखने में आएगा। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? हम देख रहे हैं ये मगरिब से, यूरोप से, वेस्टर्न जगहों से ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी वहां से सामने आती है। बिल्कुल। हम उस माशरे को काफी ज्यादा अच्छा समझते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं काफी वो एडवांस कर गए हैं, वो महज़िब अक़वाम है, काफी ज्यादा उनके ऐसे वर्ड सामने आते हैं कि काफी ज्यादा वो इन चीजों में बेहतर है हमसे, हम कमतर हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम समझने लगते हैं, हम ऐसी बात है, इंस्पिरेशन ले लेते हैं। कुछ दिन पहले एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक अमेज़न कार एक जगह आकर रुकी है। वो वहां आकर जब खड़ी हुई तो उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आई और हमने उससे देखा कि अमेज़न कार से लोग सामान निकाल कर ले जाने लगे। ये हुआ, लोग वो गाड़ी खराब हुई। अब देखने में आया कि खराब एक वजह इसकी ये हो सकती है कोरोना वायरस की वजह से काफी लोग काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं, तो मगरब में भी अफेक्ट पड़ा है, वेस्टर्न दुनिया में भी अफेक्ट पड़ा है। लेकिन हम जिस अक़वाम को, जिस कौमों को हम कहते हैं कि काफी ज्यादा ये अच्छी हैं, मुहज़्ज़िब हैं, इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर उनको भी वक्त पड़ता है तो वो भी ऐसी चीजें करने पर रागिब हो जाती हैं जो शायद काफी ज्यादा बुरी हैं, चोरी के जुमरे में आती हैं। आप क्या कहेंगी ये देखकर? काफी ज्यादा आपको ये नहीं लगता कि तो पोर्ट्रे गलत तरीके से किया जाता है मशरिक हमारे जी हाँ बिल्कुल, हम अपने आप को जरा सा खुद से ही समझ लेते हैं कि हम कमतर हैं और हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। बिल्कुल, बुराई अच्छाई मेरे ख्याल हर जगह बराबर है। एक काम करता है, सलाह वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल, वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर उस पर थोड़ा मजीद डिस्कस करते हैं कि जो हम ये समझते हैं कि हम काफी ज्यादा कमतर हैं, लेकिन उन माशरों में भी क्या हो रहा है। आइए वीडियो देखते हैं। जी नाज़रीन, ये अभी जो वीडियो हमने देखी, जिनको हम समझते हैं कि मुहज़्ज़िब मुआशरा है, और वहाँ पर ये हाल था कि किस तरह से गाड़ी में लूट मार मच रही थी, तो इसका मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम अपने आप को खुद से कमतर समझ रहे होते हैं। हाँ, देखिए अच्छाई बुराई
कमी बेशी दोनों जगह बराबर ही होती है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर ये है कि दूसरे लोगों को हम, जैसे शख्सियत पर अगर हम बात करें, खुद से बेहतर दूसरे को समझते हैं कि नहीं इसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसके अंदर मैं इसमें कम हूँ, उसमें कम हूँ। ये जो सोच हमारे अंदर बनी हुई है, तो फिर ये जाहिर है आगे बढ़ बढ़कर इस तरह भी होती है, जैसे कि हम अमेरिका को और इस तरह से तमाम बड़े ममालिक को आइडियलाइज़ करते हैं कि इनके यहाँ तो कुछ भी गलत होता ही नहीं है, हमारे अंदर बहुत कुछ गलत होता है। लेकिन हालात जो हैं, जैसे कि अभी साद ने बात की थी कि अभी जिस हम पूरी दुनिया जिस मुश्किल से सामना कर रही है इस वक्त कोरोना का, उसकी का भी एक पहलू हो सकता है कि उस वक्त जाहिर है जब हालात ख़राब हों, कहते हैं जी पेट जब खाली हो तो फिर कुछ समझ नहीं आता। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये फिर सबके लिए होता है, इंसान फिर सब बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, एक वजह जो हमें मुझे लगती है जिस वजह से हम अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं, या हम इस, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान और इंडिया पर मिलाकर इन कंट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत करता रहा, तो हमें लगता है कि वो उस पोजीशन पर हैं, हमसे अबव पोजीशन पर है, तो हम उस कंट्रीज को, वेस्टर्न जो नेशंस को हम इसलिए इतना ज़्यादा मुझे लगता है मानते हैं और उनको आइडियलाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम पर रूल कर चुके हैं, हम उनसे ज़्यादा बड़े हो नहीं सकते। लाइक आपने देखा कि जब क्रिकेट शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हम पाकिस्तान और मैचेस हारते थे, वजह यही थी माइंडसेट नहीं था। हम हमेशा समझते थे वो हमसे बेहतर है, उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की तो हमसे बेहतर रहेंगे। और इस वीडियो में भी हम देखकर यही देख सकते हैं कि ये यूएसए है, यूएसए का शहर शिकागो है, उसमें अमेज़न प्राइम की गाड़ी आकर रुकी है, उसमें सामान रखा है। अब वो खराब हुई या खड़ी हुई वो हम नहीं जानते, इस वीडियो में ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन हम ये देख जरूर सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, उसमें से चीजें निकाल कर ले जा रहे हैं, सामान निकाल कर ले जा रहे हैं, जिसको जो मौका मिल रहा है। आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी, सीधा वो है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका मिला वो चीज कर रहा है, चाहे उसके ये हालात हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको मौका मिला तो वो चोरी भी कर रहा है, वो हर चीज पर। आपने बहुत अच्छी बात करी कि हालात लोगों को ले जाते हैं, हालात इस पोजीशन पर ले जाते हैं कि लोगों को वो तमाम काम करने पड़ते हैं जो वो चाहे भी नहीं करें। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा ही होता है। और ये जो हमारी नेचर है, हम समझते हैं गोरा इज ऑलवेज राइट, कि उनके यहाँ तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो आज मेरे ख्याल है ये बहुत सारी लोगों की गलतफहमी दूर हुई होगी कि आज उनको फील हुआ होगा कि हम जैसे लोग और भी हैं, और सब जगह अच्छाई बुराई जैसे कि कहा जाता है, सब जगह जो है एक जैसे हम जैसे ही इंसान हैं, उन पर भी बुरे हालात आते हैं, हम पर भी बुरे हालात आते हैं। वो अलग बात है कि हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर बैठा है, जो अंग्रेज़ है या गोरा है या बाहर के ममालिक में कोई रिश्तेदार भी बैठा है तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, वो बेहतरीन है। और लेकिन नहीं जी, आज आपकी और हमारी मालूमात में इजाफा हुआ कि हालात जो है बिल्कुल ये मालूमात में इजाफा हुआ है हमने यूएसए। और अभी भी जिन लोग समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं ये एक सिचुएशन होगी, ये एक ऐसा वाकया होगा जिस वजह से हमें दिखा कि लोग महज़िब नहीं रह पाए, उन माशरों में ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों का ये तसव्वुर होता है कि उन माशरों में ये सब कुछ नहीं होता। तो हमारे पास एक और वीडियो भी है। असल हम आपको बताएं, पिछले हफ्ते मैं बताऊं आपको, पिछले हफ्ते मैच हुआ यूरो कप फाइनल का, ठीक हो गया, इंग्लैंड बा मुकाबला इटली, जो कि इटली ने जीत लिया, फाइनल जीत लिया और यूरो कप का फातेह करार पाया। बेहतरीन। उस मैच में ये तमाम मुकाबले इंग्लैंड में हो रहे थे। हुआ ये कि इंग्लैंड का फाइनल शुरू होने वाला था, तमाम शायकीन को बोला गया कि थोड़े गैप से बैठा जाएगा, आपको स्पेस देकर जो रूल्स हैं कोरोना रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा, ये कहा गया। और एक नंबर ऑफ टिकट्स का इजरा किया गया जो लोगों ने खरीदी फाइनल। हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड में काफी ज्यादा फुटबॉल का क्रेज है, काफी लोग मानते हैं, और फाइनल में इंग्लैंड तकरीबन 19 से 20 साल बाद पहुंचा था, तो काफी ज्यादा क्रेज और मजीद बढ़ा था। बल्कि उन्होंने एक स्लोगन रखा हुआ था दैट इट्स कमिंग होम। क्या वो इतना उनमें इतनी चाहत थी कि अब ये ट्रॉफी आ जाए कि वो कहते अब तो आ ही गई, क्योंकि उनके मुल्क में होम ग्राउंड में मुकाबला हो रहा था, होम क्राउड था, इस सब का फायदा इंग्लैंड को था। लेकिन फिर भी इंग्लैंड पेनल्टी शूटआउट्स में हारा। अच्छा, देखने में यह आया कि मैच शुरू होने से कबल तमाम शायकीन जमा हुए, बहुत बड़ी तादाद में शायकीन जमा हुए, तमाम रुकावटें तोड़ते हुए, उबूर करते हुए ग्राउंड में दाखिल होने की कोशिश की। अच्छा, उसके लिए पुलिस से भी लड़ाई हुई, पुलिस ने शेलिंग भी की, रोकने की भी काफी कोशिश की, लेकिन शायकीन इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो तमाम रुकावटें तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गया। ये काफी ज्यादा हैरानकुन वाकया था। बहुत सी इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने भी इस पर अपडेट्स की, इस पर रिपोर्ट्स बनाई, क्योंकि हमें वही बात है कि हम उन माशरों से ये चीज नहीं मानते। हम ये नहीं समझते कि वो माशरे ये हरकतें करेंगे जो चीजें हम ईस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर देखने में आती है। हम पहले वीडियो देखते हैं हुआ क्या, नाज़रीन को दिखाते हैं। आइए जी, देखते हैं वीडियो को।
जी नाज़रीन, आज मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों की गलतफहमी जो है वो आज साथ दूर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छे हैं, अपने आप को कमतर ना समझें। देखें दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हालात का लोगों को सामना है और हमें सिर्फ अच्छा देखने को मिलता है या फिर हमने खुद से समझ लिया है। तो मेरा ख्याल है एक सबक और इससे आज हमने लिया कि क्यों ना हम भी सिर्फ अपना अच्छा ही दिखाएं। हम शायद खुद को कमतर समझ के अपने बुरे पहलू को ही ज़्यादा दिखाते हैं। अब हमारे माशरे में जो बुरी चीज़ें हो रही होती हैं उनको ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उन पर ज़रा ज़्यादा शोर करते हैं और जो अच्छा हो रहा होता है उस पर ज़रा कम शोर करते हैं। अच्छा, इस बात का मुझे आज जब मैं यहाँ आ रही थी ऑफिस तो मुझे ऐसे ख्याल आया, समंदर पे नज़र गई और मुझे ऐसे ख्याल आया कि लोग इसमें डूब जाते होंगे और फिर कोई बचाने ज़ाहिर है उनको जाता होगा, एक टीम रखी जाती होगी कि लोगों को बचा कर लाएं। लेकिन हम ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि इतने लोग डूब कर हलाक हो गए। बहुत कम सुनने में आता है कि जी बच गए हैं, 2 बच गए या 1 बच गए। क्यों ना अब उनको हाईलाइट किया जाए कि उन लोगों ने भाई 4 लोगों को बचाया, 1 को बचाया, 2 को बचाया। कोई ऐसी न्यूज़ भी बननी चाहिए जो सारी इसी पर मबनी हो कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अच्छा क्या क्या हो रहा है, कहाँ हमारे इदारों ने लोगों को बचाया, कहाँ पे किसी का कोई जानी या माली नुकसान हो रहा था खुदा ना खास्ता और हमारी टीम पहुँच गई उन्हें बचाने के लिए, सेव करने के लिए। मेरा ख्याल है हम खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें हाईलाइट करना चाहिए और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल असरा, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें पोर्ट्रे अच्छा करना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम देखने में आता है कि वेस्टर्न दुनिया, आप उनके न्यूज़ चैनल देख लीजिए, ज़्यादातर अपनी जो अच्छी न्यूज़ होती हैं, जो बेहतर न्यूज़ होती हैं, उसको पोर्ट्रे किया जाता है। सब चीज़ अच्छी दिखाई जाती है। हमारे जब जानने वाले करीबी उन कंट्रीज में जाते हैं तो वो बताते हैं वहां पर भी प्रॉब्लम ऐसी है। मैं आपको एक वाकया बताता चलूं, मेरे जानने वाले यूएस शिफ्ट हुए, कुछ अरसे कबल बारिश हुई, काफी ज्यादा बारिश हुई वहां पर। उनके घर में लाइट भी गई, बिल्कुल, उनके घर में पानी भी दाखिल हुआ। अच्छा, ये तमाम चीजें उनके साथ लाइट गई है ना, इस पे मेरा लग रहा है कि मुझे रिसर्च करना। तो उन्होंने हमें यही फोन करके बोला, हम लग रहा है कि हम वहीं पाकिस्तान में ही आ गए हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि यूएस में भी लाइट जाती है, यूएस में भी अगर बारिश होती है तो लाइट जाती है। और उन्होंने बोला कि ये कोई एक दफा की बात नहीं थी, हाँ। 2-3 दफा बारिश हुई और 2-3 दफा लाइट गई। 2-3 दफा तो लाइक लेकिन हमें पोर्ट्रे नहीं किया जाता। सारी चीज पोर्ट्रेल की है कि आप क्या चीज पोर्ट्रे करते हैं। साथ आपने खुशी देखी मेरी उनकी लाइट जाने पे? आपकी खुशी हो रही थी कि आपको अपना सा महसूस हुआ? बिल्कुल। आपके मोहल्ले में लाइट जाए और आपके बराबर वाले की अगर आ रही है तो कितना बुरा लगता है। बुरा लगता है। सबकी जाए भाई बराबरी से। बिल्कुल, सबकी जानी भी चाहिए, है ना, क्योंकि आप अकेले ही क्यों उस चीज से गुजरे हैं जो सबको गुजरना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज मजीद इजाफा कर दूं कि हम ये सब कुछ हाइब्रिड वॉर जो हम कहलाती है, 4th जनरेशन वॉरफेयर जो कहलाता है, ये सब कुछ हाइब्रिड वॉर की वजह से हो रहा है। बेहतर आप पोर्ट्रे करें, बेहतर चीजें करें, कुछ सब चीज़ें बेहतर चीज़ दिखाने के ऊपर ही है। आप अपने कंट्री को अच्छा पोर्ट्रे करें, हम अपने नाज़रीन को कहेंगे आप अपनी फेसबुक पर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कंट्री की अच्छी चीज़ें बताएं। बहुत नेगेटिविटी फैल गई है माशरे में, बहुत गलत चीज़ें फैल गई हैं, हम हर चीज़ अपने बुरा लेते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव कर दिखाएं और इसमें मजीद इजाफा करें। कुछ असल आप ऐड करना चाहेंगे? बस आपने इतनी सारी अच्छी बातें कर दी हैं, मुझे तो लाइट जाने पे जो खुशी हो रही है वो मेरे चेहरे से नाज़रीन को इस वक्त दिख रही होगी। मेरा ख्याल है इस वक्त ब्रेक का टाइम हो रहा है और ब्रेक पर जाएंगे हम और ब्रेक के बाद वापस यहीं पर आपसे मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे इवनिंग डिलाइट में। और शाम का ये पहर आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। मालूमात का ख़जाना भी है और साथ साथ कुछ तफरीह की मालूमात भी हम आपको देते जा रहे हैं कि तफरीह की वजह भी बन रहे हैं। कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ दे रहे हैं, जिसमें कि रोबोट के हवाले से बात की, साथ साथ हमने कुछ तल्ख हकीकत कह सकते हैं जिसको, अमेज़ॉन कार के हवाले से हमने बात की और फुटबॉल के हवाले से बात की। फैंस के दिल पे क्या गुजरी होगी साथ? देखिए फुटबॉल फैंस, मैं भी एक बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ। तो हम इंग्लैंड के फैंस ऐसे कहलाते हैं, उनके सॉन्ग्स हो, वो ग्राउंड में सॉन्ग्स वो गा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होती है। तो इंग्लैंड के फैंस से ये तसव्वुर नहीं किया गया था कि वो लोग ऐसी हरकत करेंगे। तमाम ही जितने भी फैंस होते हैं फुटबॉल फैंस, उनको काफ़ी ज़्यादा सदमा पहुंचा इससे। जितने बड़े बड़े पेजेस हैं फैंस के, फुटबॉल फैंस के, उनके पेजेस पर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया। कहा गया कि ये हम में से नहीं है, जो लोग ये थे उन्होंने ये एक जो सच्चा बात है। बिल्कुल, और ऐसा ही करना चाहिए, गलत चीज़ को गलत बोलना चाहिए। हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो गलत भी हों, उसको लेकिन सही साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन
फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत मुकद्दस समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए फुटबॉल ऐसी चीज़ है, हम बहुत चाहते हैं इस गेम को, तो हम नहीं चाहते कि इस पर कोई धब्बे लगें, कोई चीज़ें हो ऐसी जिससे फैंस को अफसोस हो, कम्युनिटी को अफसोस हो। कम्युनिटी कहलाती है, पूरी एक कम्युनिटी है, हम मिलकर अच्छी चीज़ें करेंगे तो अच्छे। तो वही बात है कि ह्यूमिलिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने में आई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें अफसोस हुआ इस चीज़ पर। डिफरेंट कमेंटेटर्स सामने आए, डिफरेंट फुटबॉलर्स सामने आए, उनका यही कहना था कि ये तमाम अफराद जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, जिन्होंने फलांग का ग्राउंड में एंटर होने की कोशिश की है, पुलिस से लड़ाई की है, काफ़ी ज़्यादा कचरा फैलाया, हमने इंग्लैंड की सड़कों पर पहली मरतबा इतना कचरा फैले हुए देखा, क्योंकि वो इतना गुस्से में थे, वो हारने के बाद इतने गम और गुस्से में थे कि उन्होंने चीज़ें फैलाई, चीज़ें तोड़ी। काफ़ी ज़्यादा ये भी सुनने में आया दुकानें टूटी, दुकानों के शीशे तोड़े गए, कई गाड़ियों को आग लगाई गई, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग भी की, ये भी हुआ, हवाई फायरिंग भी की गई, लाइक जो रबर बुलेट्स की फायरिंग होती है वो भी की गई। तो लाइक अगर आप इसी तरह मुतासिर करेंगे किसी भी गेम को तो इससे गलत चीज़ें आती हैं सामने, मजीद लोगों को अफसोस होता है। ये तमाम चीज़ों की बात की हमने, क्योंकि गेम्स जो है वो तफरीह का बायस होते हैं और वो कहीं भी दुख और तकलीफ की वजह उनको नहीं बनाना चाहिए अपने किसी भी अमल से। आप कोई भी गेम हो, हम अपनी क्रिकेट की अगर बात कर लें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आती हैं, हार गई है टीम तो हम बहुत लानत मलामत कर रहे हैं टीम पर कि ऐसा क्यों हो गया। होना नहीं चाहिए। गेम को मेरा ख्याल है कोई सी भी हो आप उसको आप सपोर्ट कीजिए अपनी तरफ से और उसको यही समझिए कि ये आपकी तफरी के लिए है, आप इसको प्रमोट कीजिए। इनमें ऊंच नीच हो जाना, हार जीत हो जाना, इसको ज़रा सा बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि ये सिलसिला चलता रहे। बिल्कुल अर्सला, यही हुआ कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद काफ़ी अरसे बाद मैचेस एक बार मरतबा फिर शुरू हो रहे थे, फैंस आ रहे थे। बीच में काफ़ी अरसा ऐसा रहा जिसमें फैंस को इजाज़त नहीं थी आने की, ये काफ़ी अरसे बाद फैंस को आने की इजाजत दी गई, लेकिन शुरू ही मैचेस में ऐसा सामने आ गया तो काफी ज्यादा अफसोस हुआ। कोरोना वायरस की बात की तो हम कोरोना वायरस में देखते हैं कि लोग अभी भी पाकिस्तान में बाजारों का रुख कर रहे हैं। बकरीद ईद उल अज़हा आने वाली है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा बाजारों का रुख किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा और शरह में इजाफा, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी शरह में इजाफा होता चला जा रहा है तेजी से। कहा जा रहा है कि चौथी वेव आ रही है जिससे काफी ज्यादा मुतासिर भी हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि हमने डिफरेंट कंट्रीज को देखा वो मुतासिर हुए। बिल्कुल, इससे बचने के लिए हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सी ऐसी शॉप्स का आगाज किया गया, ऑनलाइन जो सेलर्स सामने आए, जो घरों में लोग बैठे हुए थे जिनका कोई बंदोबस्त नहीं था कारोबार करने का, जो कारोबार करते थे, लॉकडाउन की वजह से हमने देखा कि ऑनलाइन खरीदारी में काफी ज्यादा तेजी आई। काफी ऐसे लोग थे जो घरों में खवातीन थी, उन्होंने अपने फैशन के लिए क्लोथिंग लाइंस लॉन्च की, डिफरेंट चीजों की तरफ आए। आप क्या समझते हैं, आपने भी कुछ खरीदारी की अरसला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग का मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और क्या बाजारों में धक्के, मैं कहती हूँ आम हालात में भी 10 जगह धक्के खाने से अच्छा है कि आपके सामने तस्वीर आ रही है और हर तरह की कम्युनिकेशन अच्छी है। अगर आपका जो जिससे आप खरीद रहे हैं वो बंदा या बंदी ठीक है उसका भी ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग और इससे न सिर्फ मुझे फ़ायदा हुआ बल्कि जो ज़ाहिर है काम ये कर रहे हैं उनको तो ज़ाहिर है हुआ ही हुआ। हम कोरोना वायरस से पहले ये देखते थे कि जब कोरोना वायरस शुरू नहीं हुआ था कि ऑनलाइन की तरफ पाकिस्तानी मार्केट की मैं बात करूंगा, इंटरनेशनली तो काफ़ी हमने देखा कि ऑनलाइन की तरफ Amazon जैसे और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान में मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में आया कि ऐसे ऑनलाइन शॉप्स ओपन की गई, ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट किए गए। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ों का स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसी पर हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनके अपनी क्लोथिंग लाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो सेल करती हैं, उनका पेज है। अनसब जहरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनसब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अनसब, आपके ब्रांड के बारे में हमने जाना, ख्वाब आपके ब्रांड का नाम है जी। आपने क्या मोटिवेशन क्या थी उसको स्टार्ट करने की? कोरोना वायरस मोटिवेशन थी क्या, या उससे काफी अरसे कबल आप स्टार्ट कर चुकी थी? और क्या कोरोना वायरस की वजह से इसमें बूस्ट मिला आपको? जो हमारा ख्वाब की जर्नी स्टार्ट हुई है ये इन बिटवीन कोरोना वायरस स्टार्ट हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शायद कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोगों के लिए शायद बहुत बुरी चीज़ें कोरोना वायरस ने लेके आए, हमारे बहुत करीबी लोग हमसे दूर हो गए, लेकिन शायद जो अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई मसलिहत उसमें ज़रूर मौजूद होती है। तो मैंने खुद का एक अपना ब्रांड खोला, मेरी वजह से बहुत लोगों को रोज़ी मिली। मैंने अपनी तवस्सुल से किसी लोगों को, मेरे घर में रिज़्क़ जाता है अब, तो शायद अल्लाह का करना था जो ख्वाब शुरू हो गया हमारा।
क्या बात है, आपका ख्वाब पूरा हो गया। अनसब, मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है, अनसब के मायने क्या हैं? अनसब के मायने हैं बेहतरीन इंतखाब। बेहतरीन The best इंतखाब, क्या बात है, क्या बात है। और आपके नाम के जो मायने हैं और आप मेरे ख्याल है जो काम कर रही हैं वो बेहतरीन इंतखाब ही कर रही हैं। तो बिल्कुल जरूर, जरूर, अनसब जरूर। ये बताइएगा कि आपके लिए, आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आप क्लोथ डिजाइन करती हैं, तो आपके अपने लिए फैशन क्या है और आप कौन से फैशन ट्रेंड से मुतासर होती हैं और फिर उसको अपने डिजाइन में शामिल करने की कोशिश करती हैं? मेरे लिए फैशन का ये मकसद, मेरा मकसद ये नहीं कि जो ट्रेंडिंग में है हम अपने पेज पे वो चीज़ लेके आ रहे हैं। मेरा मकसद ये कि जैसे हमारी जो मुल्क की खवातीन हैं वो काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारे माशरे में बॉडी शेमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ एक परफेक्ट फिगर बना दिया गया है कि अगर स्लिम है, जीरो फिगर है, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड हम प्रमोट करते हैं। तो जो मेरे ख्वाब, हम लोग फैशन ट्रेंड जो प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि जो चीज़ आप पे पहन के अच्छी लग रही है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, उससे बेहतर कोई फैशन नहीं हो ट्रू सकता। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा मानना भी वैसे यही है कि आप में जिसमें खुद को अच्छा आपको फील हो रहा है, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं कंफर्ट भी हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो वही फैशन होना चाहिए उसूलन। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो वरना आपको लोग समझेंगे इनको कुछ पता ही नहीं है। क्या करें अनसब ऐसे लोगों का? अंडर कॉन्फिडेंस तो देखिए, मास्टर तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। हाँ, लोगों का काम है कहना। हाय, क्या आप बात जब कर दिया तक आपने। खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उस चीज को फैशन बनाएं। हाँ, आम लोग तो सारी चीजें वो, अब जैसे लेटेस्ट अगर आप ट्रेंड को सर्च करें तो वो है अभी बलून स्लीव्स बहुत ज्यादा इन थी अभी Yes, कुछ अर्से yes, पहले। yes, तो वो तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। तो आप यूनिक कैसे होंगे, आप लोगों से मुख्तलिफ कैसे लगेंगे? अच्छा, तो ना आज हमें एक नई मीनिंग भी पता चली है फैशन की। फैशन इज मुख्तलिफ, डिफरेंट। बिल्कुल यूनिकनेस ऑफ फैशन। अच्छा, ओके अनसब, ये बताइएगा ख्वाब के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? ख्वाब ही क्यों रखा गया इसका नाम आपके ब्रांड का? हमारे जो ब्रांड है उसकी पूरी टैगलाइन है, ख्वाब देखना जरूरी है। ये टैगलाइन को आप जरा पकड़िएगा, ख्वाब देखना जरूरी है। जरूरी है कि जब आप ख्वाब देखेंगे, जैसे सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था एक दिन, तभी तो पाकिस्तान बना। बिल्कुल। जब तक आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो प्लानिंग मतलब एक वो तरअंजाम कैसी चीज पहुंचेगी। बिल्कुल। और मकसद ही यही था कि जैसे हम अपने घर में खवातीन को देखते हैं, मेरी मदर हैं, मेरी आंट्स हैं, तो मैं देखती थी कि बहुत कुछ किया उन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन अब इस एज पे उनका ये होता है कि यार शायद हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे अंदर पोटेंशियल था, शायद हम नहीं कर पाए। और जब आप यकीन जाने, ख्वाब का फर्स्ट डे था लॉन्च, मैंने छत के ऊपर रात के 2 बज रहे थे, मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे और मैंने कहा यार हम कुछ कर सकते हैं, इतने फारिग भी नहीं है हम, कुछ तो हम, हमारी पोटेंशियल है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम, मैंने जिस चीज में डिग्री ली है, मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैं वही चीज करूँ, जरूरी नहीं है। एक आपका पैशन भी होता है, हो सकता है अल्लाह ने मेरे अंदर एक हुनर डाला है, मुझे उस हुनर को तराशना है और उससे मुझे काम जारी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अनसब, एक और बात बताइएगा, ये ऑनलाइन की तरफ हम आए, कोविड आया, हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गए, आपको लगता है इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला? और क्या काफ़ी ज़्यादा फ्लो है आपके बिजनेस पर ऑनलाइन बायर्स का? काफ़ी ज़्यादा बायर्स क्या ऑनलाइन के थ्रू आते हैं या आपके जो डिफरेंट जानने वाले लोग हैं वही माउथ टू माउथ आपकी मार्केटिंग हो रही है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का और अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ में सपोर्ट दिया। और एक अल्लाह, मैं कहती हूँ हिम्मत मदद तो मदद खुदा। बिल्कुल। आपने सोच लिया ना, उसमें अल्लाह खुद बरकत डालेगा। और तिजारत तो अल्लाह का पसंदीदा काम है। अल्लाह कहता है कि तिजारत करो, मैं खुद उसमें बरकत डालूंगा। तो अल्लाह ने सारे बंदे की क्या औकात, आप ये बता दें मुझे, हम क्या चीज कर सकते हैं? हमें अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह ने कह दिया कुन फयकून तो काम हो गया। बिल्कुल। ये अल्लाह चाहता था तो ये खुद ब खुद मेरे रास्ते फजाइल बनते गए। हालांकि मुझे शुरू में एज अ वुमेन मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मुझे मार्केट में जाना पड़ता था, वेंडर्स ढूंढने हैं, होलसेलर रिटेलर्स ढूंढने हैं, तो वो अक्सर आपको पता है कि डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारी सोसाइटी की वजह से। लेकिन जब अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया है तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। तब तो कुछ मुश्किल अनसब, आपके हमने ब्रांड के बारे में पढ़ा और जाना, तो उसमें हमें ये पता चला कि आपने वेस्टर्न स्टाइल को ईस्टर्न के साथ मिक्स कर कोई फ्यूजन करने की कोशिश की और वैसे आपने स्टाइल अपना सामने लाई। आप इसके बारे में कुछ बताइएगा, उसकी आपको थॉट प्रोसेस क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी और यही चीज़ आपको क्यों लगा कि इसको पाकिस्तानी मार्केट में ज़रूरत है आने की?
मुझे शुरू से ही लगा था कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में या तो हम बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, या तो बिल्कुल हम बिल्कुल वेस्टर्नाइज कल्चर पे चले जाते हैं, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर जो है वो ईस्टर्न कल्चर है। हम थोड़ा सा उस तरह से मजहबी तौर पे, तो मुझे कोई एक ऐसी चीज लेके आनी थी जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का फ्यूजन हो, जो कि ना ही बहुत ज्यादा वल्गर हो, वेस्टर्न को भी प्रमोट करे वो चीज, और उसमें हमारी जो खवातीन हैं वो कंफर्टेबल भी फील करें। दे थिंक दे आर मॉडर्नाइज्ड, वो मॉडर्न अपने आप को फील करें, वो अपने आप को कहीं बहुत पुरानी सोच की खवातीन कंसिडर ना करें। तो इसलिए हमने एक ऐसी चीज हमारी खवातीन के लिए लेके आई। हालांकि हमारी सर्विस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, हमारी सर्विस इंटायरली ग्लोबली भी है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग में मौजूद है और हमसे ये चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। अलबत्ता के बाहर तो ये चीजें कॉमन है, इस तरह की गाउन्स, मैक्सीज, लेकिन हमारी खवातीन एक पाकिस्तानी जो बॉन्ड होता है ना, शायद हमारा वो बॉन्ड ही काफी है कि वो मुझसे ऑर्डर कर लेती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताइएगा अनसब कि जो कलर्स हैं, आप जो कलर्स का यूज कर रही हैं वो कौन से कलर्स हैं, और आने वाले दिनों में हम और क्या चीजें, कैसे डिजाइन देख सकते हैं जो आप पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रही हैं? अभी जो कलर्स हैं, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मौसम ऐसा है कि ना मॉनसून आ पा रही है, ना गर्मी सही से आ पा रही है, तो अभी जो इन ट्रेंड कलर्स हैं वो बिल्कुल समरी वाइब्स वाले हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि येलो कलर, ऑरेंज, ब्लू, रेड, जो कि हमारे पास बोल्ड पैलेट्स हैं, वो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में इन है। अगर आप ट्रेंडिंग को सर्च भी करें, अगर आप सर्च करें गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीजें बहुत ट्रेंडिंग है, तो उस पर सारे बोल्ड कलर्स जो हैं वो अभी हाईलाइटेड आ रहे हैं। हालांकि गर्मी का सीजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो बोल्ड कलर्स हैं हमारे यहाँ जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें मेरा ख्याल है सारा साल ही रहते हैं। खवातीन को पसंद है ना? बिल्कुल पसंद करती हैं खवातीन पसंद करती हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो हमारी ड्रेसेस होते हैं, जो हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं, उनमें ये डार्क कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि एक चीज, अगर आप सेक्रेटरी लेवल पे एक चीज सर्च करें तो जो बोल्ड कलर्स है ना वो आपको फ्रेश फील करवाते हैं। स्पेशली जो येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ये आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है, आप इसमें अच्छे लगते हैं खुद को, आपको अपने बारे में यू फील गुड फॉर यू। अच्छा, ईद पे ईद उल अज़हा आ रही है, क्या नया कुछ आप ला रही हैं? आपकी कोई आ रही है कुछ? हाँ, हमने ईद उल अज़हा के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली फ्लेयर्ड फ्रॉक हम लेके आए हैं अपने ब्रांड के लिए, क्योंकि अक्सर जो अच्छा हमारा एक्सक्लूसिव स्टाइल ही फ्लेयर्ड फ्रॉक है। तो पीच आउटफिट्स आपने बता दिए थे, ठीक है, कि वो गाउन टाइप की, और एक हमारी स्पेशलिटी है, जैसे हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो हमारा सिग्नेचर स्टाइल ही फ्लेयर्ड फ्रॉक है कि हम जो है काफी फ्लेयर वाली फ्रॉक से भी काम करते हैं, तो और वो पाकिस्तानी खवातीन बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। हालांकि हमने स्टार्ट में ये नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियसली यू लर्न विद टाइम, यू लर्न विद एक्सपीरियंसेस कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या पसंद कर रही है। इसमें बड़ा फायदा होता है ये जो आपका डिजाइन है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आ रहा है, ये तमाम खवातीन की तो बात हो गई जो आप खवातीन के लिए, कोई मर्द हजरात के लिए भी कोई आप डिजाइन लॉन्च कर रही है, कोई नए कपड़े लाना का सोच रही है, कोई ऐसी कलेक्शंस? कर रहे हैं, उस पे हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे अल्लाह हमारे और वसाइल को इंक्रीज करे, हमारी नॉलेज में इंक्रीज हो, तो हम मर्दों के लिए भी, हम मर्दों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम मर्दों के साथ शाना बशाना करके उनके लिए भी कुछ लॉन्च करेंगे जरूर। बिल्कुल हम दुआ करेंगे आपका जो आपने ब्रांड लॉन्च किया है वो बहुत बहुत तरक्की करे, काफी हमें ऊंचे जो ब्रांड्स के नाम है उनमें हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया अनसब आपका हमारे वक्त देने के लिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारी टैग लाइन थी वो हमारा ख्वाब देखना जरूरी है, अगर आप सबको याद हो, तो हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि हम कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च कर लें और बस हम रेगुलर आम लोगों की तरह कपड़े बेचते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये था कि अगर हमारा ख्वाब पूरा हुआ है, जो कि अल्लाह ने करवाया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि हर सेल पे जो हमें ऑर्डर आता है उस सेल से 2% हम निकालते हैं और उन फैमिलीज को हमारी तरफ से जा रहा है जिनके ख्वाब अभी जो देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है अनसब आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने देखा कि काफ़ी ऐसे यंग लोग हैं जो आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, जो नए नए फैशन डिज़ाइंस लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्फे का वक्त हुआ जाता है, हेडलाइंस ब्रेक लेना है, तो देखते रहिए इवनिंग डिलाइट। हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद इवनिंग डिलाइट में। तफरी का बहाना, मालूमात का ख़जाना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं आपको और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं हल्की फुल्की चिट चैट और जो है तफरी का सबब भी बन सके हम, क्योंकि बड़ा अच्छा सा ये वक्त होता है 2 घंटे, जैसे कि मैंने बताया फैमिली टाइम होते हैं और हम चाहते हैं अच्छा सा रहे साथ आपका और हमारा, आप हमारे साथ और हम आपके साथ एंजॉय भी करते रहें। मालूमात की जहाँ तक बात है तो मालूमात के साथ साथ थोड़ा बहुत मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। जैसे कि जब हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं सीखना सिखाने का अमल भी चल रहा था कि मैंने आपकी गुफ्तगू से क्या सीखा और हमारी गुफ्तगू से हमारी देखने वालों ने क्या सीखा। काफ़ी चीज़ें ये हुई कि कोरोना वायरस की वजह से लोग आपस में मिलना शुरू हुए। लाइक जो घर वाले थे पहले जो जॉब्स में, अब्बू जॉब्स पर गए में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मिलना मिलाना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, फैमिली बॉन्डिंग नहीं होती थी। हमने देखा कोरोना वायरस की वजह से, हम हज़ार चीज़ें उसको गलत करें कि कोरोना वायरस की वजह से मिलना मिलाना काफ़ी कम हो गया, खानदानों में मिलना मिलाना, दोस्तों में मिलना, लेकिन ये देखा जरूर हमने कि फैमिली बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ी। बिल्कुल, फिक्र होने लगी सबको एक दूसरे की। और ये जब भी कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई आफत, मुसीबत, परेशानी या वबा का सामना होता है, मेरे ख्याल उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपको अपने अपनों से कितना प्यार है और उनकी आपको कितनी फिक्र है। तो ये जो थोड़ी सी हम दूरी बना के रखते हैं ना इस कोविड में, ये असल में बहुत बड़ी दूरी ना हो इसलिए हमें बनानी पड़ती है, ताकि हम बहुत दूर ना हो जाए अपने प्यारों से। हमने यही देखा कि जो घर वाले थे वो काफी ज्यादा करीब आ गए। अब शाम में जिस टाइम पर हमारा शो अभी ऑन एयर हो रहा है उस टाइम पर लोग एक साथ मिलकर बैठने लगे, लोगों ने मिलकर चाय पीने स्टार्ट की, लोगों ने आपस में बात करना शुरू की। उसी वक्त अब उसी टाइम पर ये शो इसीलिए ला रहे हैं ताकि मिलकर एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी और थोड़े से अच्छी इन्फॉर्मेशन, चिट चैट, वो हम आपके सामने पेश कर सकें। बिल्कुल। कोरोना की वजह से एक और मजीद चीज भी सामने आई, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हमें जाना पड़ा। बिल्कुल। जो कुछ लोगों को तो काफी मुश्किल साबित हुआ और कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी हो गई, क्योंकि जब पेपर होते थे तो असला सबसे आसानी होती थी, पेपर में हर बच्चे के फुल मार्क्स आने लगे। तो ये तो समझ नहीं आया, या तो बच्चे ज्यादा पढ़ना शुरू हो गए या फिर क्या बात हुई, ये समझ नहीं। आपको समझ आया कुछ इससे? ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे, क्योंकि बहरहाल ये कोई बहुत ही खुशनसीब बच्चे होते हैं, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफा होता है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल लगता है। मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी साथ, सच्ची बता रही हूँ। पढ़ाई में तो हम जैसे जो बच्चे होते हैं वो हमें बिल्कुल मजा नहीं आता, हमें उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना उसमें ज्यादा मजा आता है। हम चाहते हैं 2 यूनिट हो तो हम उसमें से पढ़ाई करें, उसके अलावा जितने यूनिट्स हो उसमें हम बाहर जाकर खेलें, हमारे म्यूजिक की क्लासेस हो, हमारे जिम्नास्टिक की क्लासेस हो, हम ये चाहते हैं। हम को करिकुलर को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आए, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमें देखने में आए कि काफ़ी इलाकों में जहाँ पर इंटरनेट की सर्विस पॉसिबल नहीं थी, सहूलियात नहीं थी, उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आई, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हुए इससे, बच्चों के पूरे साल ज़ाये हुए। हमने देखा कि 1 साल 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको बताते हैं कि सारा साल आपने जो पढ़ाई की है उसका रिजल्ट आपको देते हैं कि आपको कितना समझ आया। अब मुझे लगता है कि इससे जो बच्चों को नुकसान हुआ है जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, वो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो सामने आएगा। बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बच्चों को बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस होंगे जो वो अगर क्लास में होते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ईजिली अपने टीचर्स से कर सकते थे। जो ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, वन साइडेड कॉन्वर्जेशन हो रही होती है। अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं है तो लगता है वन साइडेड कॉन्वर्जेशन है, टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे फिर मेरा ख्याल है बोल भी सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी होता है कि आप सवाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन में ही समझ में आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको क्लास में ही समझ में आता है, और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनको ना ऑनलाइन में समझ में आता है, जिनको ना क्लास में बैठ के समझ में आता है। तो ये एक अलग मसला है। बिल्कुल, ये मसला लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन लर्निंग का जो सिलसिला है, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या हम सारी जिंदगी घर में बैठ के पढ़ेंगे? बिल्कुल, ये सब सवालात उठ रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव चीज ये भी निकाल सकते हैं कि हमने देखा काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए, जिससे काफी स्टूडेंट्स ने फायदा भी उठाया। फ्री कोर्सेज थे, तो जरूरी नहीं है हर चीज से अच्छाई और बुराई दोनों निकलती है, जरूरी नहीं है सिर्फ बुराइयां आप काउंट करें, उससे काफी अच्छी पॉजिटिव चीजें भी देखने में। इस सब चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिस सोनिया मसूद। काफी सारे अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं एजुकेशन में, इनका 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एजुकेशन में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। मिस बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग जो कहलाती है, ये क्या चीज़ है और क्या इसके साथ अब हमें रहना सीख लेना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रहना सीख लेना चाहिए?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया और मुझे मौका दिया कि मैं आजकल के तालीमी निज़ाम के बारे में और इसमें आने वाली तब्दीलियों बिल्कुल। के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं ब्लेंडेड एजुकेशन, अब ब्लेंडेड एजुकेशन या ब्लेंडेड लर्निंग, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ब्लेंडेड लर्निंग है क्या। श्योर। हमने ऑनलाइन लर्निंग हमें पता है, वर्चुअल पता है। अब ब्लेंडेड लर्निंग जो है एक्चुअली हम जिस ज़माने के हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्या तरीक़ा कार होता था, एक टीचर होता था, वो क्लास में आता था, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होता था, एक चॉक बोर्ड होता था या वाइट बोर्ड होता था और वो नोट्स लिखवाते थे या हमें एक्सप्लेनेशन देते थे, स्टूडेंट्स अपने आंसर्स देते थे और टीचर्स उनको अगर सेटिस्फाई करते थे तो ये सारी चीज़ें होती थी और स्टूडेंट्स अपने नोट्स लेके चले जाते थे घर। उनकी एजुकेशन इसी तरह से होती थी, ऐसे ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स घर चले गए उसके बाद अगर उनको किसी चीज़ में दुश्वारी है, कोई उनको कोई काम में उनको मज़ीद हेल्प चाहिए होती तो उस वक्त उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। अब ये फेस टू फेस लर्निंग जो आपकी क्लास में होती है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर का एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम आप देखें गुजरता चला गया और फिर हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद टेक्नोलॉजी जो है वो मजीद तरक्की करती चली गई, हमारी क्लासरूम्स में कंप्यूटर्स आ गए और टीचर्स ने हमें टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। सही। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर बिल्कुल। उसके बिल्कुल और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हमने ये दौर भी देख लिया कि जब हम बिल्कुल वर्चुअल लर्निंग पे चले गए। ठीक। अब ऐसी क्लासरूम या ऐसी लर्निंग जहाँ पे हम ये देखें, जहाँ पे फेस टू फेस लर्निंग भी हो रही है और वर्चुअल लर्निंग भी हो रही है या ऑनलाइन जिसको आप कह सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग भी हो रही है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो ब्लेंडेड लर्निंग होता है। सही। ठीक। ठीक है ना। अब ब्लेंडेड लर्निंग, ये इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, अब इसमें इसके जाहिर सी बात है, इसके बहुत से फायदे भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैं नुकसानात नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नुकसानात होते हैं, लेकिन हर चीज़ के फायदे होते हैं या उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हमें पॉजिटिव रहते हुए उनके फायदों को ज़्यादा देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उनसे किस तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको अवेल करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने आगे आने वाली एजुकेशन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सही सही सही। बिल्कुल। ये बताइएगा मिस सोनिया कि लाइक हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स में, इससे पॉजिटिव चीज़ें क्या फ़ायदे उठा पा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या ये हम प्रॉपर ये समझ लें कि ऐसे ही तरीके से पढ़ाई होगी और इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा? देखिए, बात सारी ये है, सबसे पहली चीज तो ये है एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि यस वी हैव टू डू दिस ब्लेंडेड लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, है ना। जब तक हम या हमारे पेरेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स हैं, जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जब तक आप इसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। सही। क्योंकि कुछ पेरेंट्स मैंने अभी भी ऐसे देखे हैं जो इससे मतलब इसे डिनाई करते हैं कि भाई बच्चे तो ऑनलाइन क्लास में, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ सकते, बच्चे अगर हम ये बोलते रहेंगे ना नहीं कर सकते नहीं कर सकते, दे विल नेवर डू इट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि ऐसा है कि इस ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, इस वर्चुअल लर्निंग की वजह से आप ये देखें कि हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी नई राहें खुल चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए कितने नए मतलब ये कि एक वो कहते हैं ना कि एक नए दरवाजे को खुल जाना, बिल्कुल वो वाली बात है कि उनको ये पता है कि अब किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उनको अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है या उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपेयर होना है तो वो उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो ये हमारे लिए हम अपनी ही तरक्की को रोकेंगे अगर हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहते रहेंगे कि नहीं ऑनलाइन इज नॉट गुड, ऑनलाइन इज नॉट गुड। नो, इट्स गुड विद द हाइब्रिड लर्निंग यानी ब्लेंडेड लर्निंग। बिल्कुल। उससे मैं बताती हूँ कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, वो आपको मैं भी बताती हूँ। वैसे तो कोई भी नई चीज़ आए तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। वो मसला क्या है, ऑनलाइन लर्निंग में होता ही है कि अम्मा अब्बा दे रहे हैं इतनी भर के ना फीस और बच्चा बैठा है घर पे और उनके सामने पढ़ भी नहीं रहा है और वैसे ही शरारतें और तंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे फिर अम्मा फीस कैसे निकालेंगे हर महीने? ये बहुत बड़ा मसला है, आप इसको समझें। तो अब उसकी अम्मा को ये भी तो सोचना चाहिए, पेरेंट्स को यहाँ पे ये रियलाइज करना चाहिए कि एक बच्चा जब यहाँ मेरी मौजूदगी में नहीं पढ़ रहा तो उसको मैं भेज के सिर्फ अपने आप को ये तसल्ली दे लूं मैंने भेज दिया और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब ये तो खैर लंबी बहस हो जाएगी कम से कम घर में तो सुकून हो जाएगा। नहीं जो बहन भाई लड़ रहे हैं आपस में एक चला जाए
मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि अपने बच्चों की तालीम को अपनी no आंखों doubt, के no doubt. सामने पूरा होते देख रहे हैं। बिल्कुल। उनको मालूम है कि वो बच्चा अपनी टीचर को कैसे जवाब दे रहा है, उसकी क्लास में कैसे बच्चे मौजूद हैं, वहाँ पे हाँ। क्या लैंग्वेज यूज हो रही है, वहाँ बिल्कुल, कैसी टीचर है। तो ये तो मैं तो कहती हूँ कि टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एंड दे मस्ट अवेल इट। वो होगा अम्मा को बैठना पड़ेगा फुल टाइम। सोनी साहब, इसकी बहुत सारी आपने पॉजिटिव चीजें बताई। जी बोलिए। बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि इसकी मैं ये नहीं कह रही कि अम्मा को बैठना पड़ेगा। देखिए इसमें आप बच्चे को इंडिपेंडेंट भी तो बनाने की कोशिश करेंगे ना, आप मुस्तकिल तो नहीं बैठ सकते ना, आप बच्चे का हाथ कब तक थामेंगे। हमने अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट तो बनाना है ना। एक दिन बैठेंगी, 2 दिन बैठेंगे, उसके बाद आप उसे सिखाना शुरू करेंगी एंड वन डे यू विल फाइंड दैट योर चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंसी बिल्कुल बच्चा छोटा होता है, डेफिनेटली माँ को थोड़ा सा टाइम देना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ग्रो कर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यही इंडिपेंडेंसी हमें चाहिए। अभी हम 2 साल के बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स 2 साल के बच्चे हैं, क्योंकि कोविड स्टार्ट हुआ है लास्ट 2020 में स्टार्ट हुआ है ना। तो अभी तो समझे हम 1.5 से 2 साल के बच्चे हैं और हमें अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये बच्चे हमारे ग्रो करेंगे तो दे विल बी द लीडर ऑफ द फ्यूचर। सोनिया साहब, आपने बहुत सारी डिफरेंट इसी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताया कि स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, लेकिन आपको नहीं लगता जो असातिज़ा कराम है, जो टीचर्स हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा इससे? क्योंकि वो एक तरफ तो स्कूल्स में भी पढ़ाई हो रही है, फिर वो घर जाकर भी उनको ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन हाइब्रिड सिस्टम भी पढ़ाना है। तो आपको नहीं लगता इससे काफ़ी ज़्यादा टीचर्स पर, असातिज़ा कराम पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए इसमें बर्डन वाली बात, इसको हम यूँ करके इसको हमने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। ऐसा देखिए, ऐसा भी हो सकता है कोई भी चीज जब शुरू होती है ना, वो लगता है कि इट्स अ बर्डन जब तक हम उस चीज के लिए लर्न हम उसको नहीं कर लेते। लेकिन जब हम उसे लर्न कर लेते हैं ना, जब हम उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब हम अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हम अपने लेसन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं। और ब्लेंडेड लर्निंग ऐसी नहीं है कि क्लास में आप अलग पढ़ा रहे हैं और घर जाके आपने ऑनलाइन क्लास अलग देनी है, ऐसा नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग तो बल्कि आपके टीचर को का वर्कलोड को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि टीचर अपनी वीडियोस या क्लास में दिखाने वाले कुछ ऐसे नोट्स या कुछ ऐसी चीजें वो ऑलरेडी पोस्ट कर देता है और स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन कर देता है कि प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्रिपेयर नोट्स एंड देन यू कम बैक टुमारो एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट। तो उसमें स्टूडेंट्स को बड़ा टाइम मिल जाता है कि उसको अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, तो इस कंटेंट को वॉच करके या देख के या उसको रीड करके एंड देन नेक्स्ट डे वो टीचर के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो टीचर का काम यहाँ पे देखिए, ये तो कम हो गया ना कि जब एक बच्चे को वो क्लास में पहले वो वीडियो दिखाएगा, अगर 40 मिनट का सेशन है और उसमें उसको वीडियो भी दिखानी है, उसके बाद उसको डिस्कस भी करना है, फिर वर्कशीट भी करवानी है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इन ब्लेंडेड लर्निंग वो उसको ऑलरेडी पोस्ट कर देगा, स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में उसको वॉच कर लेगा, देख लेगा, क्या पता वो घर पे अपने पेरेंट्स एक बात मजीद बताइएगा सोनिया साहिबा, एक बात बताइए, ये अगर हमने ये वाला फॉर्म से हम पढ़ाना शुरू हुआ है तो ये मेगा सिटीज जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सिटीज में तो करवाना काफ़ी ईजी है। लाइक यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज मौजूद है। लेकिन जो एरियाज़ हैं जैसे बलूचिस्तान के काफ़ी एरियाज़ हो गए, हम इंटीरियर सिंध में चले जाइए, उन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की कमी है, उन वसाइल की कमी है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक सामान की। तो आप क्या लगता है उन स्टूडेंट्स के साथ कैसे मिलकर, क्या NGOs को सामने आना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज़ें होनी चाहिए? लाइक कि अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट लेवल पर इस तमाम चीज़ें चेंजेस आएँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्पीड से सारा प्रोसेस हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहूंगी कि देखें, हम सिर्फ एक पे तकिया नहीं कर सकते ना। हम सिर्फ ये सोचें एक गवर्नमेंट की जब तक डिसीजन लेगी जब ही हम करेंगे। हर बंदा जो है यानी अवाम जो है यानी हर एवरी सिंगल पर्सन जो है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक हम खुद से शुरू नहीं करेंगे, हम अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट एक जाहिर सी बात है वो तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। वहाँ से वो बिल मंजूर होगा तो फिर उसके बाद दूसरे काम होंगे, फिर तीसरा काम होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने खुद से इस चीज को आगे बढ़ाना शुरू करें और इसके जवाब निकालने शुरू करें कि हम इसको किस तरह से इन तमाम इलाकों में ले जा सकें जहाँ पे कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे के अंदर एक लीडर मौजूद होता है और उस लीडर को बाहर आना बहुत ज़रूरी है।
हम इंस्टेड ऑफ वेटिंग के गवर्नमेंट ही हमें कुछ करके दे, हमने सबने खुद से मिलकर स्टेप लेना चाहिए, खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही खुद बात है। जिम्मेदारी लेनी इंसान पहला जो है तरक्की का सफर अपनी जात से ही शुरू होता है। अगर आप बिल्कुल बहुत आगे जाना बिल्कुल, चाहते वी हैं- नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप, देन डेफिनेटली वी विल रीच टू आवर डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली इंशाल्लाह। सोनी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, बिल्कुल। हमने कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया इससे पहले, उसकी वजह से हमने देखा कि लॉकडाउन लगा, स्कूल्स बंद हुए एंड देन ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम गए, कम्प्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम गए, लाइक स्कूल्स बिल्कुल ही क्लोज हो गए थे। उसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने देखा बहुत से स्टूडेंट्स ऑन करते थे क्लासेस, टीचर्स को वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था। अलबत्ता कर सकते थे, लाइक पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि आप टू साइडेड कर लें, बट हम यही देखते थे कि स्टूडेंट्स घर पे मौजूद हैं, उन्होंने अपने ऑन कर दिया है, क्लास ऑन कर दिया है, बट उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, लाइक टू साइडेड कन्वर्सेशन नहीं होती थी। तो क्या समझते हैं कितना नुकसान हुआ स्टूडेंट्स को, और उसको क्या लाइक हम वापस कैसे कर सकते हैं, लाइक हम कैसे उन स्टूडेंट्स को फिर से वो तमाम थ्योरीज जो होती थी उसको सही लाइन पर ला सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नुकसान की भरपाई तो बड़ी मुश्किल है। बात यह है कि इतने एक से 1.5 साल में स्टूडेंट्स का जो लॉस हुआ है, देख मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करती हूँ, जो जिन बच्चों के एडमिशन्स होने थे और पेरेंट्स उनके एडमिशन्स के लिए रुक गए कि अभी तो लॉकडाउन हो गया है, अभी तो एडमिशन्स नहीं हो रहे, तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। ठीक है, वो स्कूल नहीं भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने एडमिशन भी नहीं करवाए, और एडमिशन ना करवाने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस से भी महरूम रह गए। बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो वो एटलीस्ट वो उनको, अगर वो छोटे बच्चे उसको अगर इतना उससे फायदा नहीं भी उठा सकते थे, तो एटलीस्ट मदर उसको वॉच करके उनको उस चीज को कन्वे कर सकती थी। फिर मैं आती हूँ उससे, लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे बच्चों के लिए जो मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स की जो जरूरत होती है ना, वो उनकी घर रह के पूरी नहीं हुई, नहीं हो पाई। अच्छा, अब सेकेंड, और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज सारी स्टॉप हो गई थी, इसलिए के बाद सारे पार्क क्लोज थे, सारे मतलब इस तरह की चीजें जहाँ पे बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर सके, वो सब क्लोज था। जो बड़े बच्चे थे, वो बड़े बच्चे भी अक्सर ये इस तरह की चीजें देखने में आई कि बच्चे ऑनलाइन तो आ जाते थे, लेकिन या तो कैमराज ऑफ होते थे या वो अपने आप को म्यूट कर लेते थे, और टीचर बार बार बोलती थी कि वेयर आर यू, और फिर वहां से बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। यहाँ पे पता है एक ट्राइंगल है जो कि स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, इन तीन के दरमियान का ये ट्राइंगल बहुत मजबूत होना चाहिए। पेरेंट टीचर की कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि पेरेंट जैसे ही बच्चे को आप देखें कि द चाइल्ड इज म्यूट और द चाइल्ड इज नॉट टर्निंग हिज कैमरा ऑन, उसी वक्त वो स्कूल जो है फौरन जो है वो इसका नोटिस ले और फौरन ही पेरेंट को कॉल करवाए कि भाई आपका बच्चा जो है वो म्यूट हुआ है या आपके बच्चे का कैमरा ऑफ है, और उसी वक्त पेरेंट को अपना रोल प्ले करते हुए उसी वक्त चेक कर लेना चाहिए कि जो है वो बच्चा अगर म्यूट है क्या। मतलब इसमें ये जो ट्रायंगल था ना, इस लर्निंग का, कोविड में हमने एक ट्रायंगल पे काम किया है, जिसने ट्रायंगल पे काम किया है दे वर सक्सेसफुल। जहाँ ट्रायंगल में कहीं लूप आया ना, वहाँ पे सक्सेस हमें नजर नहीं आई। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने सोनिया साहबा कि ये जाहिर है सबको मिलकर ही टीचर का पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन, फिर आपस में तीनों का जब तभी प्रोडक्ट अच्छा आएगा, तभी बच्चे में आपको अकेले ना पेरेंट कुछ कर सकता है, ना मामा कुछ कर सकती है, ना टीचर कुछ कर सकता है। अगर हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता घर में क्या कर रहा है और मामा को नहीं पता कि स्कूल में क्या कर रहा है, तो उनकी कम्युनिकेशन जरूर जो है वो गैप नहीं होना चाहिए, उनको हर वक्त कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे से, तभी एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और ये सिर्फ कोविड में नहीं है, मेरे ख्याल है कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, ये हर हालात में बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बहुत सारी मालूमात भी दी आपने, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम इजाजत लेंगे सोनिया साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनिया साहब आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। तो असल हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, हमने ये सीखा कि ब्लेंडेड लर्निंग, हम उस साइट पर अगर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है उससे, और काफ़ी ज़्यादा उससे डिफरेंट चीज़ें आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स का ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको ट्रैवल कर जाना मुश्किल होता है। लाइक बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपने बच्चों को डिफरेंट कंट्रीज भेजें, और वहाँ के तमाम रिहाइश के सारे अखराजात, जितने भी अखराजात होते हैं वो उठाएं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा तरीके से ब्लेंडेड लर्निंग को डिफरेंट कंट्रीज में भी किया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी मुतारिफ कराया जा रहा है। बिल्कुल, वक्फे का वक्त हो रहा है, इसके बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पर, जो है मेंटल इलनेस। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी हमारे साथ, जो हमें बताएंगी इसके बारे में कि क्या होती है ये, और किस तरीके से होता है। हमने बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, जाना, हमारे पास गेस्ट मौजूद थे। अब होता है छोटे से वक्फे का वक्त,
लेते हैं छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, इवनिंग डिलाइट देखते रहिए। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, इवनिंग डिलाइट में एक बार फिर से खुशामदीद। और फिर कहूँगी जी, तफरी का बहाना, मालूमात का ख़जाना। और क्या मालूमात इस वक्त देने वाले हैं सादा? बहुत अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोग इस पर बात करने से हिचकिचाते भी हैं और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में इस टॉपिक पर ज़्यादा बात भी नहीं की जाती। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाइस साहिबा, सितारे पाकिस्तान भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मेंटल इलनेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैम ये बताइएगा, मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाया जाता है पाकिस्तान में और इस पर बात करने से रुका जाता है, लोग समझते नहीं है मेंटल इलनेस क्या है। तो आपके लिहाज से क्या है मेंटल इलनेस? इंसान कैसे पहचाने कि दूसरा मेंटली इल है या उसको कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ये मेंटल इलनेस जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये बाकायदा एक बीमारी है जिसको अब आम आदमी के लिए डायग्नोस करना इसलिए मुश्किल होता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो पेशेंट परेशान है या डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ऐसे जो DSM-5 है, DSM-5 जो है अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन है, वो इसकी कैटेगरी जो है वो डिस्क्राइब करती है कि ये DSM-5 में है, यानी इसमें वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होंगी तो आप मेंटल इलनेस में आते हैं या डिप्रेशन में आते हैं। उसमें ये है, एक तो सबसे पहले जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपने दिलचस्पी लेना छोड़ देनी है, तमाम चीज़ों में लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में। फिर फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी हर चीज़ को ये समझना कि मेरी वजह से ये चीज़ हुई है, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना। फिर जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं करना। फिर जो है फीलिंग ऑफ गिल्ट है। फिर लो एनर्जी, मतलब बहुत लो एनर्जी होती है, कोई भी काम करने से करते हैं थोड़ी सी देर में थक जाते हैं। लो सेल्फ स्टीम, यानी अपना जो बॉडी इमेज है वो बहुत ख़राब होता है अपनी नज़र में, यानी आपको ऐसा लगेगा शीशे में देखेंगे कि आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत बुरे हैं आम लोगों के मुकाबले में। उसके अलावा जो है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपिटाइट, यानी ना आपको भूख लगेगी ना ही नींद जो है वो भी आपकी डिस्टर्ब होगी। ये 5 से 6 और इससे भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर ये साइन सिम्टम्स हैं किसी के अंदर इन 5 में से, तो ये DSM-5 के जो है वो क्राइटेरिया में आता है और इसको जो है वो डिप्रेशन कहते हैं। और अच्छा, डिप्रेशन में फिर आगे कई टाइप्स होती हैं। मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस, इसकी आगे कई टाइप होती हैं। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि बस बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशान है, इरिटेट हो रहा है, वो डिप्रेशन में, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की भी 7 से ज़्यादा टाइप हैं। कुछ तो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं कि मेजर होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रहते हैं और उसके बाद पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी होता है। उसमें सुसाइडल मतलब थॉट्स आते हैं, आपको लगेगा आप खुदकुशी कर रहे हैं। और परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है। परसिस्टेंट जैसे नाम से पता चल रहा है वो परसिस्ट करता है 1 साल 2 साल, और उसमें भी यही होता है कि पेशेंट, लेकिन ये जो मेजर डिप्रेशन से थोड़ा सा बेहतर होता है। उसके अलावा बाइपोलर, जो बहुत आप लोग नाम सुनते होंगे, बाइपोलर नाम से पता चल रहा है 2 पोल होते हैं, कभी तो एकदम डिप्रेशन होता है, कभी एकदम आप परेशान और नॉर्मल हो जाते हैं। पोस्टपार्टम होता है, बेबी किसी का हुआ तो उसके बाद वो परेशान हो गया, वो भी डिप्रेशन और परेशानी की एक टाइप है कि आप बच्चे को कैसे संभालेंगे, या आपके इतने बच्चे हो गए कैसे खर्चा पूरा होगा। फिर सीजनल डिप्रेशन, सीजनल भी होती है आपकी डिप्रेशन, यानी किसी सर्दियों में आपको डिप्रेशन हो रहा है, गर्मियों में आप ठीक हो गए, सर्दियों में आपको इरिटेट कर रही है, लाइट इरिटेट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीजनल। एक जो सबसे कॉमन है जो 70% लोगों में होता है उसको कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन जो नाम से था, एटिपिकल यानी जो डिप्रेशन से हटके, जैसे डिप्रेशन में आपको नींद और भूख नहीं लगती, एटिपिकल में आप उतना ही ज़्यादा खाते हैं और उतनी ही ज़्यादा नींद आती है, और ये तकरीबन 70% से भी ज़्यादा लोगों में ये डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन की इतनी टाइप्स हैं, इसीलिए इन टाइप्स के हिसाब से ही पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, इस टाइप के हिसाब से ही उनको मतलब मैनेज किया जाता है। माइल्ड से मॉडरेट जो होता है मेंटल इलनेस, उसको आप इजीली घर में भी और अपने पेशेंट्स का लाइफ स्टाइल चेंज करके भी जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत ज़्यादा सोता है, ये वो वाला डिप्रेशन जो इंसान की भूख खत्म हो गई है या वो नींद भी पूरी नहीं हो रही है और उससे कोई काम नहीं हो रहा, उसके एनर्जी लेवल जो है बहुत लो है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है ये वाला टाइप? और दूसरा जिसमें आप खा रहे हैं पी रहे हैं सेहतमंद भी हैं,
ये ठीक है? थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ बीमारियों में जब कोई भी आप जो है मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आप डिजीज़ पे बात करते हैं इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपको ओबीज़ है, आप मोटे हैं, उसमें क्या होगा, आपने उसकी केयर नहीं की तो आपका ब्लड प्रेशर हाई, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एटिपिकल डिप्रेशन की बात करें, आप खाए जा रहे हैं और आप मोटे भी हो रहे हैं, मोटे होने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी इमेज खराब हो जाएगा, आप और ज्यादा अपने आप को मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं और बुरा हो रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये और ज्यादा मतलब ये आप कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे डिप्रेशन की तरफ, यानी कि आप मेजर डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको एटिपिकल है तो आप मेजर में मतलब और मजीद खराब होता जाएगा। तो ये होता है कि हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है। अगर आप खराबी की तरफ जाएंगे तो वो मजीद आप उस चीज को खराब करते जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम काफी दफा न्यूज में देखते हैं कि लोगों ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली, बट उनके बाद में फ्रेंड्स बताते हैं कि वो तो हंसता भी था, सही बात भी करता था। तो आपको पता कैसे चलता है कि दूसरा इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला है या उसको डिप्रेशन हो रहा है? इसके बारे में, क्योंकि बाज़ लोग बहुत हंसते हैं डिप्रेशन में। देखिए इसमें यही जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है। उसमें जो अगर आपको सबसे पहले अगर कोई आदमी अपनी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपने देखा कि आप लोगों से बात नहीं करना पसंद कर रहा, अपने बच्चों से आइसोलेट कर लिया, उसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, फिर वो आपकी किसी बात में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा और हर बात में ये सोच रहा है कि मैं ही इस बात का जिम्मेदार हूँ। अगर ये साइन सिम्टम्स आ गई, उसको भूख नहीं लग रही, उसको नींद नहीं आ रही, कमज़ोर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो नॉर्मल से हट के अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हंसना बोलना जो आप कह रहे हैं तो हंसते वो उस सूरत में, जैसे कुछ लोगों को सीजनल है कि किसी खास सीजन में, लेकिन जब उनको डिप्रेसिव अटैक होता है तो उस वक्त वो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन बाकी पूरा साल वो ठीक रहते हैं। जैसे पोस्टपार्टम मैंने आपको बताया कि बेबी होने के बाद तो बेबी होने से पहले वो ठीक रहते हैं, फिर वो 6 महीने से 1 साल में ये डिप्रेशन खुद ब खुद कम हो जाता है। तो इसी तरह से ये होता है कि इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पेशेंट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कि वो तवज्जो जो है वो किसी चीज़ में नहीं देता और आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा हंसना, ये भी एक डिप्रेशन की जो है वो साइन सिम्टम है कि आपको इसको यूफोरिया कहते हैं कि आप मुस्तकिल हंस रहे हैं, बगैर बात के हंस रहे हैं। जहाँ पे हंसने की जगह है वहाँ आप हंसें तो एक नॉर्मल आदमी, लेकिन आप बगैर वजह के हंस रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल से हट के आती हैं। जी सही। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के जब आपको पता चल गया कि आप मरीज़ हैं, अव्वल तो बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, हम जैसे लोगों में तो बहुत ही मुश्किल है, हम इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि हम डिप्रेशन के पेशेंट हो चुके हैं या हम मरीज़ हैं। ये जो दवाइयों का प्रोसेस होता है ये और भी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि अगर आप दवा खा लेंगे डिप्रेशन की वजह से तो फिर आप शायद सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खाते रहेंगे तो सही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। ये वाला जो माइंडसेट है ना, उसकी वजह से भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, नहीं बताते, और शर्म भी आती है। जिसको डिप्रेशन हो ज़्यादातर लोग उसको पागल भी करार दे देते हैं कि ये डिप्रेशन की मरीज़ है या मरीज़ा है, ये तो आधा पागल है। देखिए एक तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद से ये डायग्नोस कर लें कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। इन केस कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है या जिसको अवेयरनेस है, वो अगर अपने आप को डायग्नोस कर लेता है और वो डॉक्टर के पास जाके और डॉक्टर उसको बता देता है, तो ऐसा है कि इसमें फौरी तौर पर डॉक्टर्स भी जो है मेडिसिन इतनी नहीं देते। उसमें यह है कि इसके कई ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली काउंसलिंग, आपकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है जिसमें फैमिली को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव थेरेपी, यानी उसकी सोच चेंज की जाती है और इसी तरह से फ़ौरन ही दवाओं पे नहीं दिया जाता, उसकी ग्रुप थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, सोशलाइजेशन होती है। कुछ इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि पेशेंट को गैर महसूस तरीके से जो है उसका इलाज किया जाता है। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है कि जब पेशेंट बहुत सीवियर किसी की सिवियरिटी में चला जाता है तो इवन के इन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है या फिर इनको जो है वो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं पर रखा जाता है। लेकिन जब तक वो मतलब ऐसा होता है कि शुरू में फौरी दवाइयाँ डॉक्टर नहीं देते, उनकी डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जो कि गैर महसूस तरीके से पेशेंट को सेहत की तरफ लाती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लाइक अब आपको पता भी चल गया, आपने दवाएं खाना भी शुरू कर दी, बट हम देखते हैं काफ़ी लोग दवा खाते हैं और बहुत से डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ये दवाएं आपको आदी कर देती हैं अपने आप का, आपको नहीं खानी चाहिए, और लोग ये सोच कर नहीं खाते कि अगर हमने खा ली तो इसको काफ़ी लंबे अरसे तक हम इसके आदी हो जाएंगे या हमारी बॉडी को इससे नुकसान होने लगेगा। तो क्या ये डॉक्टर्स गलत इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स की तरफ से थोड़ी आती है या फिर ये खुद ही माउथ टू वर्ड लाइक एक दूसरे को बताते बताते गलत इन्फॉर्मेशन बन जाती है किसी बारे में?
जी, देखिए असल में होता क्या है कि डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट अप्रोच होती है, इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छा डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को किसी एक डोमेन में ट्रीट नहीं करता कि आपने सिर्फ उसको दवाएं दे दी। स्पेशली जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनको, जैसे मैं आपको हमेशा पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली हम अपने पेशेंट की हेल्थ चाहते हैं, और हेल्थ की डेफिनेशन यही है कि इट्स अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि आपकी ये सारी है, आप जब डॉक्टर किसी को ट्रीट कर रहा होता है तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसकी फिजिकल, उसकी सोशल और स्पिरिचुअल चारों हेल्थ के ऊपर जो है वो डॉक्टर का फर्ज है कि उसको ट्रीट करे। अब अगर वो फिजिकल हेल्थ पे भी इसकी ट्रीटमेंट देता है, अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसके साथ हम पेशेंट को बताते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइजेज जब वो पेशेंट करता है तो एक्सरसाइज करने से एक हार्मोन जो है वो हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं उसमें ये होता है कि यही हैप्पी हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन, ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हमें स्ट्रेस होता है, ये एक हाइपोथेसिस है कि पेन कॉजेज डिप्रेशन एंड डिप्रेशन एग्रीवेट्स पेन, यानी कि पेन एंड डिप्रेशन ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये सेरोटोनिन जो है वो आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है, वो आपके मूड डिसऑर्डर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन है, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, एंडोर्फिन तो बॉडी में खुद ब खुद ही, ये मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं ये मेडिसिन की तरह का ही एंडोर्फिन पेन किलर होता है नॉर्मल, और स्ट्रेस कम करता है। तो ये हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में 50% जो है वो पेशेंट को डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर से बाहर लाने में हेल्प करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, मेंटल इलनेस पर हमने बात की, उसके बाद हमने डिप्रेशन पर बात की। अच्छा, एक तरह की चीज़ होती है पीयर प्रेशर, जिसमें हम देखते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को हम ज़्यादातर देखते हैं वो पीयर प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा उदास भी जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसकी क्या वजूहत होती हैं, और इसको सही करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस इंसान में ज़्यादा ज़रूरी होता है, या इसकी भी कोई मेडिसिन होती हैं जो आपको इसके ईजी करवाती हैं चीज़ें? पीयर प्रेशर का मतलब ये होता है, अगर मतलब आपको सिंपल करके बताऊँ, पीयर प्रेशर का मतलब ये होता है कि वो प्रेशर जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ पे पड़े। अच्छा, ये ज़्यादातर टीनेजर्स में इसलिए होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप ये चीज़ें बर्दाश्त, मतलब आपको इतना सेंस नहीं होता। बड़े होकर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप इस चीज़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन जो टीनेजर होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, उस वक्त जैसे आपके दोस्तों का जो प्रेशर होता है आपके सराउंडिंग्स में, तो वो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उसमें कई किस्म का होता है पीयर प्रेशर। कुछ पॉजिटिव में ये होता है कि कुछ दोस्त जो है वो आपको मोटिवेट करते हैं, या सराउंडिंग के लोग के पॉजिटिव प्रेशर है, आपको एजुकेशन में, आपको स्पोर्ट्स में, आपको दोस्त बनाने में, सोशलाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। एक होता है कि नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर में ये होता है कि जिसकी वजह से जो है आप आइसोलेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी इमेज को मजाक उड़ाना, आपको ये कहना कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वीक हैं, आपकी शक्ल का मजाक उड़ाना, और आपकी हैबिट्स का, आपकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं उसका मजाक उड़ाना, ये नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आप जो है जो कुछ करना भी चाहते हैं तो उससे पीछे हो जाते हैं। तीसरा होता है न्यूट्रल जो है पीयर प्रेशर। न्यूट्रल प्रेशर उसको कहते हैं प्रेशर को कि मतलब जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में। जैसे अगर आपके सारे दोस्त मिलके जो है कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी आप जाएं या ना जाएं, यानी इस प्रेशर से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी प्रेशर की भी टाइप्स हैं और ये हमारी ज़िंदगी को जो है बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में होता है तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव वे में है तो हम अपनी जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो हम करना चाहते हैं वो भी अक्सर औकात हम नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, सिर्फ काउंसलिंग से विदाउट मेडिसिन आप समझती हैं ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल, काउंसलिंग जो है वो, अब देखें जितने भी हम अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर के या कोई भी मेंटल इलनेस के पेशेंट लेते हैं, इनिशियली तो उनको जो है वो काउंसलिंग ही की जाती है। काउंसलिंग के भी इसमें फिर डिफरेंट सेशंस होते हैं, तो काउंसलिंग जो है मेडिसिन तो बाद में देते हैं जब वो समझते हैं कि पेशेंट जो है वो उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो मेडिसिन से, लाइफ स्टाइल चेंज करने से, माहौल से, फैमिली काउंसलिंग से, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी पहले कराई जाती हैं। अगर वो बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, काउंसलिंग से और लाइफ स्टाइल चेंज करने से ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद अगर पेशेंट को सुसाइडल जैसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ, या मैं अपना घर छोड़ के भाग जाऊँ, या मैं किसी का मर्डर कर दूँ, तो ये सारे वो थॉट्स हैं। अगर इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं तो फिर उनको एंटी डिप्रेसेंट पे रखा जाता है, और ये फिर सिविरिटी में आ जाता है, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आ जाता है। लेकिन शुरू में जो है अगर आपका पेशेंट माइल्ड से मॉडरेट में है तो उसमें आप बहुत ईजीली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं उनका लाइफ स्टाइल चेंज करके, काउंसलिंग, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपी से। जी
बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज भी हमें मिली, कल की तरह आज भी मेरे ख्याल है बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में होंगे और जो मेरे दिमाग में थे मैंने तो सब पूछे हैं। साद आपने बिल्कुल, पूछे मैंने भी अपने सारे अपने जो मिसकंसेप्शन थे डिप्रेशन के बारे में और किस तरीके से सही किया जा सकता है वो तमाम सवाल हमने जाने। सवालात अभी और भी जारी हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। डॉक्टर साहबा फिर आएंगी, हम फिर सवाल बिल्कुल। करेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सवालात खत्म हो गए। बिल्कुल। हाँ, आज जो जहन में थे वो हमने पूछ लिए हैं बिल्कुल। और अब वक्त इजाज़त का है। बस इजाज़त का वक्त है। बहुत अच्छा आज का हमारा सेशन गुजरा। लाइक डॉक्टर हमने बहुत साहिबा का thank you। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमने आज डिफरेंट टॉपिक्स पर बात की। हमने स्टार्ट किया थोड़े टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की, उसके बाद हमने दुनिया के बारे में जाना, क्या क्या चीज़ें वहाँ दुनिया में हो रही हैं। उसके बाद हमने फैशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडिंग एजुकेशन के बारे में, और सबसे लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल इलनेस की बात की। होपफुली आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपने ज़रूर कुछ सीखा। इससे जाना होगा। अपने मेज़बान साद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।